लोकसभा चुनाव के बाद अब देश के 4 राज्य विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी की ये पहली बड़ी परीक्षा है। चुनाव के बाद कैसे बदलेगी इन राज्यों की सूरत? एबीपी न्यूज पर पेश है घोषणा पत्र। नमस्कार। महाराष्ट्र की सियासत करवट बदल रही है। संभवतः कुछ क्रांतिकारी चीजें भी सामने उभर कर आ सकती हैं। इस बीच सियासत की अगली पीढ़ी तैयार हो रही है। आज घोषणा पत्र में हमारे साथ मराठा क्षत्रप शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, जो उनकी उत्तराधिकारी हैं। हालांकि इसमें भी कुछ पेच है हल्का सा। इससे पहले कि मैं सुप्रिया जी को आमंत्रित करूं मंच पर, आइए सबसे पहले देखते हैं उनके पॉलिटिकल करियर पर यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा नाम, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, एक समाज सेवी और एक सांसद। उम्र 45 साल। 2006 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुनी गईं। 2009 में बारामती से लोकसभा सांसद बनी। 2014 में लगातार दूसरी बार लोकसभा पहुंची। महिलाओं से जुड़े मुद्दे हो या बच्चों की शिक्षा से जुड़ी बात हो, सुप्रिया सुले की आवाज ऐसी हर जगह सुनाई पड़ती है। सुप्रिया सुले को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में अभियान चलाने का श्रेय जाता है। महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसको लेकर मुहिम चलाई। कई सामाजिक और शिक्षा संस्थाओं से जुड़ी सुप्रिया सुले को पेंटिंग, साहित्य और विज्ञान से खासा लगाव है। सुप्रिया को अपने पिता शरद पवार की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। फिलहाल सुप्रिया सुले का एक ही लक्ष्य है, विधानसभा चुनाव में एनसीपी को ज्यादा से ज्यादा सीट दिलाना। तो हमारे बीच सुप्रिया सुले हैं। सुप्रिया जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। आप आएं और घोषणा पत्र के जरिए महाराष्ट्र की जनता को बताएं कि आपको महाराष्ट्र की जनता आखिर क्यों चुने। नमस्कार, मैं आपकी आभारी हूँ कि आज मुझे आप सब ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। मैं तो शुरुआत में एक खुलासा करना चाहती हूँ कि पवार साहब की वारिसदार आपने मुझे जो कहा है, मेरे ख्याल से शुरू में एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में कोई वारिसदार नहीं होता। आप पवार साहब का काम अगर देखें तो वाई.बी. चव्हाण जी, जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका पुत्र पवार साहब को माना जाता है। पवार साहब का और चव्हाण साहब का सिर्फ प्यार का, विचारों का रिश्ता है, खून का कोई रिश्ता नहीं है। और मेरे ख्याल से पब्लिक लाइफ की जो विरासत होती है वो विचारों से, काम से आती है, वो सिर्फ खून से नहीं आती। पवार साहब का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस देश की जनता चुनेगी। वो शायद मैं हो सकती हूँ, मेरे भाई हो सकते हैं, या राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के एक कार्यकर्ता या अनेक कार्यकर्ता भी हो सकता है। तो शुरू में ये साफ कर दूं कि उनकी ऐसी कोई विरासत नहीं है। शायद प्रॉपर्टी में मैं हिस्सा ज़रूर मांग सकती हूँ, लेकिन उनका जो पब्लिक लाइफ का है वो जनता तय करेगी कि कौन होगा। मैं इस कार्यक्रम में मेरी पार्टी की तरफ से आज आई हूँ, और जो लोकसभा में हुआ, जो गलतियाँ हमसे हुई, शायद हमारा काम तब तक पहुंच नहीं पाया, इसके कारण हम थोड़े से पीछे रह गए। और स्टेट्स में जो हमारी सरकार ने 15 साल से बहुत अच्छा काम किया है, वो लोगों तक कैसा पहुँचे, इसकी कोशिश हमारी रहेगी। और अगले 1 घंटे में आप जो सवाल करेंगे, मैं उसका जवाब ज़रूर आपको देना चाहूँगी। लेकिन मैं आपको सामने यही कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र को एक नंबर पे कोई रख सकता है। जो यहाँ जब मैं बैठी थी तो एक महिला ने मुझे कहा, जब भी मैं मुंबई आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मेरी माँ के पास आई हूँ। ये मुंबई मेरी जान है
और तब मुझे याद आया कि ये सच बात है कि मुंबई जैसी जो सिटी है, आज कहीं भी आप कितनी भी डेवलपमेंट की बात हो, मुंबई जो एक देश की आइडेंटिटी है वो कहीं नहीं है जिस देश में। सुप्रिया जी, अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, आप स्थान ग्रहण करें और ये जो तमाम दावे हैं उसे परखेंगे हमारे तमाम एक्सपर्ट्स। माइक कृपया जरूर लें कि आपकी ऑडियो का सोर्स ही है। और आइए एबीपी न्यूज पर हम सामने रखते हैं अपना पहला सवाल। आप और अजीत पवार में से शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन है? यह बात तो तय है कि आपको यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान का प्रमुख बना दिया गया है। नहीं, मैं प्रमुख नहीं हूँ, फादर है अभी प्रमुख। हाँ, मगर क्या ये बात सही नहीं है कि जब पवार साहब ने इस्तीफा दिया था तो आपके और उनके बीच जो तनाव थे वो एक बहुत बड़ा किरदार निभा रहा था? इसके बीच में आपके और पवार साहब के बीच जो तनाव थे? मेरे और पवार साहब के बीच में तनाव थे? वो अजीत दादा के और मेरे बीच में तनाव थे? किसने कहा आपको? क्या ये हकीकत नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। और किस वो जब उन्होंने डीसीएम का दिया था, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि महाराष्ट्र में एक बड़ी फैमिली है, ऐसे ही आप लोगों ने बोल बोल के उन दोनों में झगड़ा लगाया है। हमारा ऐसा नहीं है। मेरे भाई के बारे में मेरे मन में सिर्फ प्यार और श्रद्धा है और हम दोनों भी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और इसमें पर्सनल एजेंडा नहीं होता। हम सामाजिक काम के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं, पर्सनल एजेंडाज के लिए नहीं आए हैं। तो हमारे दोनों में सिर्फ प्यार ही है और हम दोनों एक दूसरे को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपको नहीं लगता कि आप अजीत पवार जो हैं अपने आप में एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट बनते जा रहे हैं एनसीपी के लिए, खासकर भ्रष्टाचार के तमाम जो आरोप हैं जिस पर आपकी सरकारी समितियों ने तल्ख टिप्पणियां की हैं? तो ऐसे में बहुत आसान नहीं है सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी बना देना एनसीपी का? नहीं, एक तो बात ऐसी है कि जो काम करता है ना उससे ही गलतियां होती। मैं मानती हूँ उनसे गलतियां हुई, हर एक से गलती होती है। आपका भी इतना बड़ा चैनल है, आप काम करते हैं, इसलिए कभी ना कभी हो जाती है गलती। वैसे ही हम लोग जब काम करते हैं तो एक कुछ गलतियां हो जाती है और उन्होंने एक बार गलती ज़रूर की है, महाराष्ट्र से भी माफ़ी मांगी थी। और जिस आरोपों की आप बात कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पवार फैमिली पे कुछ ऐसे आरोप कर करके उनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो जो मेरे भाई के खिलाफ भी जो हुए उस पर एक डिटेल इंक्वायरी हो चुकी है, असेंबली में बहुत बड़ा डिस्कशन हो चुका है, चितले कमेटी में भी आपने पढ़ा होगा। तो इस हिसाब में ऐसा होता है कि जिसका सबको थोड़ा सा डर होता है उसी के ऊपर तो ये सब उछाला जाता है। और आपको याद होगा 20 साल पहले बहुत सारे सीनियर लोग मुझे सामने दिख रहे हैं, 95 के इलेक्शन में पवार साहब के खिलाफ ऐसा ही चलाया था। 20 साल हो गए, सबकी सरकार आई, इंक्वायरी हुई, क्या निकला उसमें? कुछ भी नहीं। और इतना भी नहीं, आगे चल के जिनकी सरकार 95 में महाराष्ट्र में आई उन्होंने कोर्ट में लिख के दिया है कि हमने जो एलिगेशंस पवार साहब के खिलाफ किए थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। चलिए पहला सवाल। सुप्रिया जी, मेरा नाम अशोक वानखड़े है, मैं एबीपी से जुड़ा हुआ हूँ जी। अभी आपने चितड़ी कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया जी। ये महाराष्ट्र में 17,000 करोड़ का घोटाला के रूप में जो घोटाला आया है उसमें चितड़ी कमेटी ने भी एग्री किया है कि जो इरिगेशन सर्वे रिपोर्ट में बताई गई थी 0.1% वही हुई है। उनके हिसाब से 2.43 लाख हेक्टर्स का जो फिगर दिया गया उसमें से 2.31 हेक्टर्स इज़ ऑफ नो यूज़, वो दिखाने के लिए है, लेकिन वो पब्लिक नहीं की गई। उसके ऊपर फिर अपोजिशन के ऊपर आरोप लगे गए। सवाल ये है कि जो प्रोजेक्ट 128 करोड़ का होता है, 7 महीने के अंदर देश में ऐसा क्या परिवर्तन आता है कीमतों में कि वो प्रोजेक्ट उठ के 1800 करोड़ का हो जाता है, फिर 2000 करोड़ का हो जाता है और फिर 26-22 हज़ार करोड़ तक पहुंचते हैं। अभी अभी आप ही के मंत्रालय के पास इरिगेशन डिपार्टमेंट है जी। अभी चुनाव के पहले गोशी खुर्द जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें उस कैनाल के टेंडर्स के लिए 1000 करोड़ के कैनाल के टेंडर के लिए जो बात निकली है, जो टेंडर फ्लोट होने थे वो रोके गए, लेकिन जहां जमीन एक्वायर नहीं हुई, जहां एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं था, उसके लिए टेंडर, उसके पहले टेंडर घोषित किए गए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, भ्रष्टाचार की इंक्वायरी के लिए हम पूरी तरह खुले हैं और भी कोई करना चाहे तो ज़रूर हम उस पर करेंगे। आप देखिए, एक तो पहली चीज़ है, ये 70,000 करोड़ का नंबर कहाँ से आया हमको भी सबको कोई पता नहीं है, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है। अभी जो आ रहा है वो बड़े बड़े फिगर आ रहा है।
परसों मैंने किसी का भाषण सुना कि 11,000 करोड़ 1 लाख करोड़ ऐसा कुछ कोई बोल के गए। इतना महाराष्ट्र का 10 साल का भी बजट नहीं है, तो इतना भ्रष्टाचार हो ही कैसे सकता है। और वैसा ही ये 70,000 करोड़ का जो आप बोल रहे हैं, पूरी इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ की है, 70,000 की है ही नहीं। मैं मानती हूँ कि एलिगेशंस हुए हैं, लेकिन उसकी एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। एक, और हम ओपन है किसी भी इंक्वायरी के। और एनवायरनमेंट क्लियरेंस की जो आपने बात की, उनकी सिर्फ कोशिश ऐसी थी कि काम जल्द से जल्द हो, नहीं तो बहुत बार क्या आप गुजरात में भी देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती किसी की, लेकिन उधर का जो डैम हुआ उसमें भी कॉस्ट एस्केलेशन सब जगह होता है। वो ट्रांसपेरेंटली हो, जो आपकी अपेक्षा है वही हमारी है। इसीलिए हम लोग ई गवर्नेंस की मांग की है। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स अभी ई टेंडरिंग में जा रहे हैं, तो जो भी हो पब्लिकली हो। टेंडरिंग तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई में भी हुआ, जहां शिवसेना की सत्ता है, और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि उसमें कुछ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हुई। आप कह रहे हैं कि इतना बजट नहीं हो सकता। 2009 में 38 प्रोजेक्ट्स थे जो विदर्भ के थे, उसका कॉस्टिंग था 6,672 करोड़ रुपए, वो बढ़कर 7 महीने में 26,722 करोड़ रुपए हुआ। ये एस्केलेशन किस आधार पे? और इस एस्केलेशन को खुद सरकारी समितियां मान रही हैं कि मतलब 100 करोड़ का बजट है, वो बढ़ के 1,322 करोड़ हो जाता है। और न सिर्फ लोअर पेनगंगा प्रोजेक्ट, बुल्ढाना का प्रोजेक्ट था, उसमें भी ऐसा एस्केलेशन आया जो अपने आप में कीर्तिमान स्थापित कर रहा था। नहीं, ये एस्केलेशन क्यों आता है? क्योंकि जब प्रोजेक्ट शुरुआत की जाती है उसमें लैंड बढ़ता है, कॉस्ट बाकियाँ बढ़ती है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम में ख़त्म नहीं हुए हैं सारे। बहुत जगह ऐसे हुआ है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली शुरू हुए, तो हर जगह थोड़ा ना थोड़ा कुछ दिक्कत आ गई, एक्विजिशन में डिले हो गया और टाइम बाउंड नहीं थे, इसलिए आगे हम जो करेंगे वो टाइम बाउंड प्रोग्राम ही होगा। चलिए अगला सवाल। मेरा नाम शेष नारायण सिंह है और मैं देशबंधु अखबार का पॉलिटिकल एडिटर हूँ। आपने अपने भाई के डिफेंस में जो बातें कही, मैं उससे प्रभावित हूँ, हालांकि सहमत नहीं हूँ, और आपके साथ पूरी सहानुभूति है कि भ्रष्ट भाई को डिफेंड करने के लिए आपने बेहतरीन लड़ाई लड़ी। मेरा सवाल डिफरेंट है। आपकी जो बड़ी पार्टी दिल्ली में जो सत्ता में थी, अभी भूतपूर्व हुई है, और यहाँ जो आप लोग सत्ता में हैं, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि महात्मा गांधी और ओरिजिनल जो फाउंडर्स ऑफ नेशन थे वो आत्महत्या कर लेते अगर देखते कि एक परिवार के बाहर से कोई राजनीतिक टैलेंट आ ही नहीं रहा? अजीत दादा पवार, सुप्रिया सुले, शरद चंद्र पवार, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, क्या इसके बियॉन्ड राजनीतिक टैलेंट का भारी अकाल पड़ा हुआ? नहीं, मैं पूरी तरफ मानती हूँ आपकी बात कि फैमिली के बाहर जाके नया टैलेंट पूल ये हर पार्टी में आना ही चाहिए। हमारी कोशिश रही हमेशा, और इसीलिए हमारा एक युवा का ग्रुप है। और जब मैं उस युवा मीटिंग में गई तो मुझे ध्यान आया कि यहाँ सिर्फ लड़के ही बैठे। अगर 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है तो क्यों नहीं हम, ये लड़कियाँ कहाँ गई इस एज ग्रुप की? और तब राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस का जन्म हुआ और महाराष्ट्र में हर गांव में जाके राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की स्थापना हमारी पार्टी में की है। और नया टैलेंट पूल पार्टी में कैसे आए, नई सोच कैसी आए, इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। और आप उदाहरण में दूँ, आर पाटिल जो हमारे पार्टी का अभिमान है, मान है, सम्मान है, वो उनका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो शून्य से आए, उनका कोई चाचा मामा सास माँ कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री है इतने साल से, और बहुत सारे ऐसे मैं आपको उदाहरण हमारे पार्टी में दे सकती हूँ। लेकिन मैं मानती हूँ आपकी जो बात है कि सिर्फ एक फैमिली में सत्ता नहीं होनी चाहिए, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में एक मैं आपको ज़रूर बात बताऊँ कि जो पहला स्टेप होता है वो हमेशा आसान होता है, लेकिन जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो हमेशा वो बेनिफिशियल नहीं होता। चलिए अगला सवाल। सुप्रिया जी नमस्कार जी। अभी आपने जो फिल्म बताई, मैं उसको देख करके सारे मुद्दे लिख रहा था इसमें जी। आपके एक एक क्लिपिंग को देख करके सबसे पहले ही आपने डैम दिखा दिया, तो वो देखने के बाद में जो अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं, और अभी जो हमारे मित्र ने कहा, फिर से वो डैम का घोटाला हमारे दिमाग में बैठ गया। वो तो बात ठीक है, लेकिन आपको पता है ये जो टेक्नोलॉजी इन सभी डैमों में इस्तेमाल हुई है वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। आजकल एक ही डैम से 5 डैम के बराबर बिजली का उत्पन्न हो सकता है। इस किस्म की टेक्नोलॉजी ऐसे देशों में है जो पूरी तरह सूखा पड़ा हुआ है जहां पर। दूसरा, आपने इसमें गुटखा का बैन बताया। गुटखा का बैन आप देखिए, अभी यहां से अगर अपन बाहर निकलेंगे तो आपको जितना चाहिए उतना गुटखा यहां से मिल जाएगा। तीसरा, आपने उद्योग बताया।
उद्योग के बारे में मैं आपको बताऊं, जिस महाराष्ट्र में बिजली की इतनी बड़ी लोड शेडिंग है, वहां पर उद्योग कहाँ चल रहे हैं ये मुझे पता नहीं। हम अभी फिलहाल दो मुद्दों पे फोकस करते Okay, हैं, गुटखा वाला और जो दूसरा उन्होंने बांध की ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी और गुटखा जितनी आसानी से मिल रहा है। जवाब आपको बताइए। गुटखा की जो आप बात कर रहे हैं, गुटखा मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे फैमिली में जो हुआ है गुटखे के कारण, इसलिए गुटखा का बैन मुझे बहुत सबसे महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि नई जनरेशन जो है वो तंबाकू और गुटखे से दूर रहे, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं मानती हूँ आपकी कि गुटखा सब जगह अवेलेबल है, जो बैन हुआ था उसके आगे जाके कई लोग कोर्ट में भी गए, उसके बाद एक्सटेंड हुआ बैन। और हमारी कोशिश रही है अनेक बार, हमारी जो युवा सेना है, लड़कियां हैं हमारी जो काम करती है राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस में, उन्होंने एक बार गुटखे की होली भी की थी। तो एक वो मेरे लिए एक इमोशनल मुद्दा क्यों है, क्योंकि मैं खुद उसकी सफ़रर हूँ, मैंने बहुत पास से कैंसर देखा है गुटखे के कारण। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं जिससे गई हूँ इस दुनिया में किसी को उससे वो इमोशन या डिफ़िकल्ट पीरियड से ना जाना पड़े, इसलिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रबोधन कर रहे हैं। और सलाम बॉम्बे नाम का जो एक इंस्टीट्यूट है जो इसमें बहुत अच्छा मुंबई में काम कर रहे हैं, हर म्यूनसिपल स्कूल में काम कर रहे हैं, उनको हम हर क्षेत्र में लेके जा रहे हैं और बच्चों में अवेयरनेस कर रहे हैं कि भले ये चीज़ हो समाज में, लेकिन उसको हाथ न लगाना, इससे ये कैंसर की बीमारी होती है। इसलिए तो हमारी कोशिश है कि बैन भी करे और अवेयरनेस प्रोग्राम भी साइमल्टेनियसली करे कि अगर भी कोई इलीगल ट्रेडिंग करता हो गुटखे में, तो बच्चे ही नहीं, अगर हम ही ना खरीदे तो उसका मार्केट ही नहीं रहेगा। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम महाराष्ट्र में करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल तक, बच्चों तक, फैमिलीज तक जाने की हमारा प्रयास है। और ये एक बड़ा झगड़ा है हमारा एक्चुअली ये पूरे गुटखे के साथ, और हम ये जीतेंगे। चलिए अगला सवाल। सुप्रिया जी नमस्कार, मेरा नाम दिबांग है। बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, और पर जब आपसे पूछते हैं परिवार का सवाल, तो जितने भी आप ही नहीं बल्कि और जो दूसरे लोग भी हैं जो परिवारों से आए, वो यही कहते हैं कि हम चुनाव जीत कर आए। आपको नहीं लगता कि एक बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी में टिकट मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है? टिकट मिलना, आप लोगों को टिकट इतनी आसानी से मिल जाता, आपको मांगना भी नहीं पड़ता। तो वो पहला कदम जो होता है वो बहुत बड़ा सवाल होता है एक आम कार्यकर्ता के लिए जो जमीन से उठा है। तो उस पर आप कहाँ तक आपकी सफाई जायज़ है? एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या आप इस बात से खुश हो रही हैं मन ही मन पार्टी की, भाई इनका अगर गठबंधन टूटता है बीजेपी और शिवसेना का, तो जैसे हमने पहले एक अगाड़ी बनाई थी आपके पिताजी ने, वो फिर बनेगी और आप फिर तब वो लड़े थे बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ, क्या वो बात फिर से हो सकती है? क्या उस पर सोचा? दो सवाल है मेरे आपसे। पहले सवाल की बात आप जो कह रहे हैं, मैं पूरी तरफ मानती हूँ जो आपकी बात है कि लोगों के मन में है कि एक ही फैमिली में क्यों रहे, ज़रूर। और जो इलेक्शन की बात है, आप देखिए बड़े इस्टेब्लिश फैमिलीज़ के जो अच्छे लोग सांसद हैं वो बहुत सारे इस टाइम इलेक्शन में हारे भी हैं, हम सब ने देखा है। ये तो लोकतंत्र है, जो काम करता है कभी कभी उसको भी हार माननी पड़ती है। तो हाँ, टिकट मिलना बाकी जो कार्यकर्ता है उससे हमको आसानी है, ये मैं आपकी पूरी बात मानती हूँ कि अगर आप किसी पॉलिटिकल फैमिली हो तो आपको आसानी से मिलता है, ये बात आपकी सही है, मैं मानती के करती हूँ। और मेरी भी हमेशा कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट पे चीज़ें हो जाए, और मेरिट पे ही हर चीज़ मिलनी चाहिए। इसीलिए आप जब उत्तराधिकारी की बात करती है, मुझे भी लगता है कि मेरे फादर का उत्तराधिकारी वही हो जो उसके लायक हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं उनकी बेटी हो तो मैं ही होना चाहिए, बिल्कुल मेरी बात ऐसी नहीं। वक्ती और लोग ही डिसाइड करेंगे उनका उत्तराधिकारी कौन है, उसके लायक आप हो कि नहीं, एक बात। सो टिकट मिलने में आसानी फैमिलीज़ को ज़रूर होती है, एब्सोल्युटली राइट, और वो मेरिट पे भी होनी चाहिए, ये भी मैं आपकी बात मानती हूँ। और इन अ वे इतना अवेयरनेस आजकल हो गया है कि एक्चुअली उल्टा हो गया है कि आप अगर किसी के हो तो आपके 50% वोट उसी के कारण कम होते हैं क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में है। तो आजकल हवा भी हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा हो गई है। दूसरा जो मुद्दा था कि क्या 84 वाला इतिहास दोहराया जाएगा? हाँ, नहीं, अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, इतना स्पेकुलेशन हो रहा है। कल ही मुझे एक SMS आया था एक पत्रकार का, और उन्होंने कहा था द सस्पेंस इज किलिंग। तो मैंने उसका पूछा, भैया हु इज इट किलिंग? सो ही सेइंग इट्स किलिंग ऑल ऑफ अस। आई सेड
पेशेंस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। थोड़ा रुकिए, देखिए क्या होता है, सोच समझ के करता है। हर अलायंस या हर थिंग आइडियोलॉजी से होता है। आज आप देख रहे हैं इतनी पार्टियां लोग बदलते हैं, आइडियोलॉजी की बात हो ही नहीं रही है समाज में। मेरे ख्याल से आप कह रही हैं सस्पेंस इज किलिंग, मगर जनता में इसका क्या संदेश जा रहा है? चलिए अगला सवाल लेते हैं। आपको क्या लगता है, मेरा नाम पीयूष झा है, आपको क्या लगता है कि ये जो जनता जो है, जो देख रही है कि ये कुछ एक बचपना सा है पार्टियों के बीच में, मुझे इतने चाहिए, मुझे इतने चाहिए, इस पे जनता का क्या जनता पे क्या प्रभाव जा रहा है? ये आपको आपने सोचा है इसके बारे में? नहीं, ये पब्लिकली बहुत डैमेजिंग है। लेकिन क्या हो गया है कि आजकल ज़माना बदल गया। पहले भी ये चीज़ें होती थी लेकिन बंद दरवाजे में होती थी। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण हर चीज़, और ऐसे हर पार्टी में एक ना एक नेता होता है जिसका एक पत्रकार दोस्त होता है, वो उसको कुछ कह देता है। तो परसों में एक ABP माझा मराठी में गई थी, प्रफुल्ल भाई की प्रेस होने वाली थी और मेरे से पहले उनको पता था कि प्रफुल्ल भाई क्या बोलने वाले। तो हर एक का कोई दोस्त होता है और ये टेलीविजन के कारण ये बहुत ज्यादा हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, कोई टाइपिंग भी करता है ना नोट का, तो प्रफुल्ल भाई थोड़ी बार बोलेंगे। नहीं, क्या एनसीपी ऐसे हालात में अकेले चुनाव लड़ेगी अब, जो जिस तरह से हालात बन रहे हैं? नहीं, हमारी प्रयास पहले से रहा है और कोशिश भी रहेगी कि हम कांग्रेस के साथ रहे हैं। 10 साल केंद्र में, 15 साल महाराष्ट्र में, हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि उनके साथ ही एक स्थिर सरकार महाराष्ट्र को दे। अगला सवाल। सुप्रिया जी, मेरा नाम अनिल तिवारी है। अभी आपने स्पष्ट कर दिया कि अजीत दादा पवार और सुप्रिया सुले के बीच में कोई मतभेद नहीं है, यानी पवार वर्सेस सुले नहीं है। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि पवार वर्सेस पवार जरूर है। शरद पवार जी एक बात बोलते हैं और अजीत पवार जी उसको काटते हैं, दूसरी बात बोलते हैं। जुलाई में जब कार्यकारिणी की बैठक हुई, उन्होंने बोला एकला चलो, ये बोले पवार साहब बोले हम लोग साथ में चलेंगे। अभी 2-3 दिन पहले भी वही इंसिडेंस फिर दोहराया गया, पवार साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसको डिनाई करना पड़ा। तो ये आप मानती हैं ऐसा क्यों हो रहा है? आप ऐसा क्यों नहीं अनिल जी सोचते कि हमारी कितनी डेमोक्रेटिक पार्टी है कि हर एक को बोलने का अधिकार है? ऐसा क्यों नहीं आप सोचते? अच्छा है ना। ये देखिए, आपका भी एक चैनल है या कहाँ आप काम करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जब बोर्ड मीटिंग होती है तो अगर सब हाँ में हाँ मिले तो नैया डूब ही जाए। अच्छा है अगर हर एक का बोलने का अधिकार है। हमारे पार्टी में बहुत सारे बोलते हैं ऐसे, और हमारी पार्टी की एक खासियत है, आप किसी को भी पूछ लिया, आप पत्रकार है, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, हमारी पार्टी मीटिंग के में भी कोई भी कार्यकर्ता अगर पार्टी से कुछ गलती हो या कम ज़्यादा हो या परसेप्शन भी पार्टी के बारे में करते हो, पवार साहब के सामने वो टिक्का टिप्पणी कर सकता है पार्टी के बारे में। अगला सवाल। सुप्रिया जी, मैं रशीद खिदवाई हूँ टेलीग्राफ अखबार से। आप जब गठबंधन की बात कर रही हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि जो अभी गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी शख्सियत जो है वो भी एक आप लोगों के ऊपर असर डालेगी? उनकी कार्य करने की शैली से एनसीपी वाले काफ़ी नाखुश रहे हैं, तो क्या पृथ्वीराज चौहान की शख्सियत जो है वो भी इसमें बाधा डाल रही है? नहीं, माननीय पृथ्वीराज जी की जो छवि है बहुत अच्छी है। प्रेस में भी मैं हमेशा पढ़ती हूँ और जब चर्चा करती हूँ उनके बारे में हमेशा अच्छा ही किया। और मैं तो उनको दिल्ली से अच्छी तरह जानती हूँ, जब वो PMO में थे। तो उनकी काम करने की हर एक की स्टाइल अलग होती है। जैसे हमारा थोड़ा सा स्टाइल अग्रेसिव है, जल्दी में हम लोग होते हैं थोड़ा, कि जल्द काम हो, लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो। हर एक का एक स्टाइल होता है। जैसे मेरे क्षेत्र में अगर आए तो पहले मुझे लगता था कि नहीं, शिक्षा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन 5 साल के बाद मुझे लगता है नहीं, पानी का मुद्दा ज़्यादा है अभी, एनवायरनमेंट, पानी, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरी क्षेत्र में मैं पहले शिक्षा में काम करती थी ज़्यादा, अब लगता है नहीं शिक्षा में होना चाहिए, लेकिन पानी, वाटर कंजर्वेशन में ज़्यादा होना चाहिए प्रायोरिटी वाइज। तो हर एक का एक ड्रीम होता है, एस्पिरेशन होता है। उसी पृथ्वीराज जी का स्टाइल अलग है, उनके ड्रीम्स या एस्पिरेशंस अलग हो सकते हैं और हमारे थोड़े से अलग हो सकते हैं। इसी में थोड़ी दिक्कत, कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। और मैं से वापस चली जाऊँ कि यार टीवी मीडियम इतना प्रोएक्टिव हो गया, हर के हाथ में, जरूर हमारी बहुत उसमें हमारी सरकार की बदनामी ली हुई, लेकिन आज मोबाइल जो सबके हाथ में, आप 2000 रुपया का भी मोबाइल ले ले, उसमें कैमरा है, तो अभी कुछ नहीं छुप सकता, जो भी है ट्रांसपेरेंट है, अच्छी बात है। लेकिन अगला सवाल। सुप्रिया जी, मेरा नाम गणेश ठाकुर है। दोनों ही अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान हो रही है और चारों ही पार्टियां कह रहे हैं कि हम अपने अलायंस में हम ताकतवर हैं। कुछ दिन पहले आपके ही पार्टी के नेता छगन भुजबल ने कहा कि चारों पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन ताकतवर है, एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा। क्या आप ये मानती हैं ऐसा होना चाहिए? और क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, किसमें कितना दम है पता चल जाएगा। जी, भुजबल जी ने भी कहा, अजीत दादा तो 2 महीने से कह रहे
कि सारी पार्टियां 4 क्यों 5 है, सब चले जाए अपनी अपनी तरफ और अपनी ताकत एक बार देख ले, कोई बुराई नहीं देखते। अभी लेट्स सी हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स, देखते आगे, 24 घंटे का सवाल है। चलिए अगला सवाल। मेरा नाम आनंद दुबे है। मैं आपसे सीधे एक सवाल पूछता हूं। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक है। पिछले कई वर्षों से दोनों पार्टी देश में और राज्य में सरकारें चलाती आई हैं। एक सीधा सवाल यह है कि आपके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता श्री प्रफुल्ल पटेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे ये बात कहते हैं कि अल्टीमेटम दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, अगर कांग्रेस ने कुछ घंटों में, कुछ दिन में, कुछ समय में यदि न्योता नहीं भेजा या हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया तो गठबंधन तोड़ दूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 2009 के विधानसभा चुनाव में 114 पर एनसीपी, 174 पर कांग्रेस लड़ी थी। आप कहते हैं कि हम आधे आधे पे लड़ेंगे, इसलिए कि लोकसभा में आपकी 2 सीटें बढ़ी हैं। छोटा भाई 2 इंच यदि हाइट में बड़ा हो जाए तो क्या बड़े भाई का सम्मान भूल जाएगा? वैसे अनिल दुबे कांग्रेस से हैं, तो इसलिए इनका ये सवाल काफी मायने रखता है। दुखी भी हैं और आप देखिए ये तल्खी है कांग्रेस में। बहुत अच्छा बर्ताव एनसीपी ने हमेशा किया है। 10 साल में जो महाराष्ट्र केंद्र में सरकार हुई है, मनमोहन सिंह जी का साथ कभी कांग्रेस ने छोड़ा, लेकिन पवार साहब ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कभी नहीं छोड़ा। ये खुद मनमोहन सिंह जी खुद कहते। तो केंद्र सरकार में हमेशा ही कांग्रेस के साथ जो गठबंधन रहा है, आप देखिए सारे एलाय छोड़ के गए, एक ही एलाय आपके साथ रहा है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस है। अच्छे टाइम में भी रहा है और बुरे वक्त में भी आपके साथ एनसीपी रही है, एक बात। और दूसरी जो बात है कि अगर आप छोटे भाई है तो बड़े भाई से हक ही तो मांग सकते हैं ना, और किससे? बाहर थोड़ी मांगेंगे, बड़े भाई से ही बोल सकते हैं। आप किससे हक मांगेंगे? माँ बाप, और माँ बाप की तरह ही बड़ा भाई होता है ना, और किसको आप मांगेंगे? जी सुप्रिया जी, आपकी जो पार्टी है और जो आपकी पार्टी के नेता हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए, और ये भी कहा जाता है कि जो जमीन में हवा चल रही है उसकी बड़ी पकड़ रहती है आपको। जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो पार्टी जिसके लोकसभा में कभी 100 से ज्यादा उम्मीदवार सांसद होते थे, 44 पे सिमट गई है, डूबती नैया है। उनके जो बड़े केंद्र में नेता हैं, ये नहीं पता कि वो कौन है, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनकी राय क्या है मुद्दों पर। आप क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उनसे हमारा गठबंधन रहे? क्या दिखाई देता है आपको इस डूबती पार्टी में जिसका कोई नेता नहीं है? यही नहीं, और क्या इसी से ये बात जुड़ी हुई है? यही वजह है कि आप इनसे ज्यादा सीटें भी मांग रहे हैं? ये दूसरा पहलू भी है सवाल। एक चीज ऐसी है कि अगर अच्छे वक्त में मैं आपके साथ रहूं तो वक्त बुरा है इसलिए आपके छोड़ जाऊं, ये मुझे पे भी रिफ्लेक्शन होता है। तो अच्छे टाइम में भी साथ रहे और हम विचारों के में साथ रहते हैं। हमारा दूसरा कांग्रेस से कोई झगड़ा नहीं है, उसी तो डीएनए के हैं हम, वहीं से तो आए बाहर। नहीं, लीडरशिप का देखिए, कांग्रेस प्रेस देखिए, राहुल गांधी जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है, वाइस प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष अभी भी सोनिया जी ही है, और सारे निर्णय सोनिया जी ही अभी तक लेती है। और अगर आप यूपीए की भी बारे या कांग्रेस के बारे में आप थोड़ा सा याद करें, आप तो चैनल भी देखते होंगे रेगुलरली, हमारे लोकसभा का जब डिबेट्स होते हैं, हमारी जब सरकार थी कि कांग्रेस के जो मंत्री थे उनके जवाब देखिए, उनका जो अभ्यास पूर्ण देखिए, कितने अच्छी लीडरशिप है। लीडरशिप सिर्फ एक आइडेंटिटी पे नहीं होती, बहुत सारे लोगों पे भी होती है, टीम पे होती है, और विचारों का भी होना चाहिए ना। हम लोग आजकल सब पर्सनालिटीज के कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, आइडियोलॉजी के बारे में बात ही नहीं हो रही आजकल। चलिए अगला सवाल। सुप्रिया जी, प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है जी, अल्टीमेटम देते हैं तब कहते हैं ऑप्शन है। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि चारों, आप और शिवसेना के पास 2 ऑप्शन रहे कि चारों अलग लग जाए, तो जिनकी सीट ज़्यादा आए तो आप शिवसेना के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो दोनों के ऑप्शन में चित भी हमारी पट भी हमारी, ऐसा लग रहा है अभी। या आप इंतजार कर रहे हैं कि उद्धव कुछ बोले तो फिर आप कांग्रेस को अल्टीमेटम देकर उनसे नाता तोड़े? देखिए, लाइफ में सबको ऑप्शंस होते हैं, हमको ऑप्शंस है, आपको ऑप्शंस है, सबको ऑप्शंस होते हैं। और मेरे ख्याल से राजनीति में देयर इज नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली आइडियोलॉजी इज एन इशू। मैं खुद आपको बताऊं कि एक स्थिर सरकार देने के लिए हम साढ़े लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र को 1 नंबर पे रखने के लिए हम तो लग रहे, लेकिन आइडियोलॉजी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चलिए अब देयर इज नो क्वेश्चन ही, आज सवाल ही नहीं आता है अभी। थैंक यू वेरी मच। आपने ऑलमोस्ट एडमिट कर लिया कि अगर जरूरत पड़ी
तो चुनाव के बाद शिवसेना से भी मैंने शिवसेना का नहीं कहा उन्होंने, मैं बोले आइडियोलॉजी किसी के साथ मिलने का कोई ऑप्शन, क्योंकि बहुत करीबी दोस्त थे शरद बाबू और नहीं हमारे बाला साहब ठाकरे, पर्सनल नाते हमारे हर पार्टियों से है। शिवसेना ही क्यों? एक्सेप्ट दिस व्हाट? No, I will never deny that friendship. I'm proud of that friendship. And the political affiliation? How can we be politically affiliated? Ideology में ही दिक्कत है। चलिए अब एबीपी न्यूज पर हम लेते हैं घोषणा पत्र में हमारा अगला सवाल। क्या कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन की आशंका है? कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन की आशंका है और यही वजह है कि बार बार एक सवाल भी पहले पूछा गया था कि वो 84 से 89 के बीच का जो वक्फा था, क्या एक बार फिर उसको दोहराया जा सकता है? क्योंकि कांग्रेस की बुरे प्रदर्शन तो है ही, मगर कोई दिशाहीन भी दिखाई दे रही है राष्ट्रीय स्तर पर। नहीं, हमारी सीट की मांग सिर्फ मेरिट पे है। जब उनके ज्यादा आए थे, उन्होंने ज्यादा सीटें ली थी, इस टाइम हमारे ज्यादा है, इसलिए मेरिट पे मांग हो रही है मेरी, दूसरा कोई झगड़ा नहीं है। अगला सवाल। सुप्रिया जी नमस्कार, मेरा नाम शंकर अय्यर है। आपने आइडियोलॉजी की बात की, पॉलिटिक्स लेकिन पर्सनालिटी पर भी होता है जी। 1978 में जब पुलोद सरकार बनी थी, उसका एक बड़ा कारण था शरद पवार और प्रमोद महाजन की दोस्ती जी। अब हिस्ट्री एक तरह से दोहरा रहा है, फिर से शरद पवार और नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती है जी। और जिस तरह से चीज़ें बन रही हैं, लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय वेकेंट रखा गया है। तो आप पोस्ट जो भी आज होगा अगले 24 घंटे में, हर पार्टी अगले पार्टी को नोटिस दे रही है और बीच में कई और पार्टियां नोटिस ले रही हैं, तो आप साफ साफ कह सकते हैं, आपने कहा कि आइडियोलॉजी इश्यू है, कि अगर ये गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी का टूट गया तो एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी या सेना के साथ नहीं जाएगी या फिर से कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी? क्योंकि अगर आप 15 साल की आपकी सरकार की जो परफॉर्मेंस देखें, आपने बड़े सारे क्लेम्स किए हैं आपकी फिल्म पर, लेकिन बदनाम तो है सरकार। तो एक अच्छा तरीका है कि चारों अलग से लड़ें और फिर अपनी अरिथमेटिक जुटाएं। तो ये नरेंद्र मोदी और शरद पवार की जो दोस्ती है, इसका इस पूरे माहौल पर कोई शैडो नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है? देखिए, एक तो हमारी कोशिश रहेगी अंत तक शंकर जी कि हम कांग्रेस के साथ ही जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम साथ ही लड़े, साथ लड़ना चाहते हैं, इसीलिए तो रुके हुए हैं, नहीं तो निकल पड़ते। इसीलिए प्रफुल्ल भाई ने बोला, और हमारा अल्टीमेटम इसी के लिए है क्योंकि दिन बहुत कम रह गए। कैंडिडेट जाएगा कब, फॉर्म कब भरेगा और लोगों तक कैसे पहुंचेगा? इसीलिए हमारी ये कि जल्द से जल्द आप निर्णय ले ले, तो हम लोग सब निकल पड़े कैंपेन पे साथ में। तो ये हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। अलग लगना पड़े तो वक्त ही बताएगा क्या होगा, हम लोग तो जाएंगे लोगों तक, और हमारा पहला प्रायोरिटी कांग्रेस के साथ ही रहेगा चुन के आने के बाद ही, हमेशा। अगर किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिले तो अच्छा ही है, देश के लिए अच्छा है, राज्य के लिए अच्छा है। तो ऐसे अलग लड़े और हमको भी मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो गठबंधन करने के लिए प्रायोरिटी हमेशा हमारी कांग्रेस की ही होगी। और पर्सनल रिलेशनशिप्स तो हमारे सारे पार्टियों से हैं, हमारी फैमिली के। तो इसलिए, और आपको भी याद होगा, आप इलेक्शन बहुत साल से महाराष्ट्र में फॉलो कर रहे हैं, हमारा ठाकरे फैमिली का जो दोस्ती है हमने कभी छिपाई नहीं है। और जितनी टीका टिप्पणी दिलदार तरीके से एक मित्र होने से जो बाला साहब ठाकरे जी ने पवार साहब पे की, और पवार साहब ने भी उतनी ही की है, लेकिन उनका जो एजेंडा था वो कभी कॉम्प्रोमाइज दोनों ने नहीं किया। सुप्रिया जी, जब आप कहती हैं पहली प्रायोरिटी कांग्रेस ही है, तो इसमें विचारधारा कहां गई? जब आप दूसरी प्रायोरिटी पे शिवसेना या बीजेपी को रख रहे हैं? ओनली प्रायोरिटी नहीं, अभी आपने पहली प्रायोरिटी कहा, यानी कि नहीं, पहली प्रायोरिटी होती है अगर अकेले गए तो अकेली ही सरकार बनाना चाहेंगे, क्यों फिर किसी के साथ जाए, वो एक पहली प्रायोरिटी। और सेकंड प्रायोरिटी फिर कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं और हम लोग अकेला नहीं जाना चाहते। मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि हम ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। अगला सवाल। मेरा नाम सुमंत मिश्रा है जी। सुप्रिया जी नमस्ते। नमस्ते। अक्सर आपका नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए लिया जाता है। जिस तरह से लोकसभा में आपने ज़्यादा सीट जीती, अगर विधानसभा में आप कांग्रेस से पैक्ट करके लड़ते हैं और विधानसभा में आपकी सीट ज़्यादा आती है, तो क्या सुप्रिया सुले को हम पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में देख सकते हैं? एक तो मैं ये इलेक्शन चुनाव लड़ने नहीं वाली, मैं तो केंद्र में काम कर रही हूँ, तो पहली बात है। दूसरी बात है कि आपको लग रहा है हमारी ज़्यादा सीट आए इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ।
तीसरी बात ऐसी है कि मैं टोकनिज्म में नहीं बिलीव करती। किसी की एक औरत मुख्यमंत्री होने के कारण ये उत्तर प्रदेश में 4 बार औरत बनी है, तो ऐसा हाल आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की हर महिला सेफ है, उसके लिए सब बहुत अच्छा चल रहा है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री महिला नहीं हुई इसलिए इधर पीछे है। और यहाँ जो डिसीजंस महिलाओं के बारे में, आरक्षण के बारे में लिए थे, वो लिए थे मेरे फादर ने, जो एक पुरुष है। तो इसीलिए टोकनिज्म में किसी के पर्सनल एजेंडे के लिए आप मुख्यमंत्री बने, उसमें नहीं मैं बिलीव करती। उस हिसाब से मुझे लगता है कि कोई भी आए वो महिला सुरक्षितता, महिला इसमें ज़्यादा अगर काम करे, वो महिला हो या पुरुष, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, एक तो हमारे पार्टी में जगह ही नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता है और मैं खुद अगर मेरिट की बात उनको करती हूँ तो इस बारे में मेरिट, एक्सपीरियंस और गवर्नेंस को मैं आपको खुद का उदाहरण दूं। मैं पहली बार चुन के आई थी, राज्यसभा में गई थी, उसके बाद पहली बार जब लोकसभा चुन के आई तब नल पानी योजना कौन सी होनी चाहिए, उसमें काम किसको जाना है, ये किसके पास ये काम जाए, पंचायत समिति का है कि जिला परिषद का है, आमदार का है। तो एक्सपीरियंस और गवर्नेंस अगर आपको मुख्यमंत्री होना चाहिए तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आपको फील्ड में भी काम करना चाहिए और प्रशासन में ही काम करना है, तभी आप अच्छा लीडर, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो घोषणा पत्र में आइए अब रुख करते हैं हमारे अगले सवाल का। महाराष्ट्र में मोदी लहर को कैसे रोकेगी एनसीपी? सुप्रिया जी, लगातार शरद पवार जी कह रहे हैं कि मोदी लहर है नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में इतना सारा काम आपने किया और आप ये कह नहीं सकते महाराष्ट्र की जनता बाकी राज्यों से काफ़ी यहाँ एजुकेशन का लेवल हाई है। तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसके बावजूद लोकसभा में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सांसदों ने जीत पाई है, आपको नहीं लगता कि वही लहर का एक्सटेंशन विधानसभा में होगा? नहीं, बात अलग है कि उस टाइम परसेप्शन का भी बहुत था। हमारे जो केंद्र सरकार में आरोप लगे थे, हमारी सरकार की छवि तब बहुत ज़्यादा खराब हुई थी यूपीए की, और शायद हमने भी कभी उठ के बोला नहीं कि भैया ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो शायद हमसे भी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करने में, जवाब देने में हम कम पड़े, मैं मानती हूँ। इसके कारण ये इतना सारा हुआ बवाल। और अब चीज़ ऐसी है कि यहाँ एक लीडर नहीं है जहाँ एक फेस लोकसभा में था, एक बात। दूसरी बात, ये जो हमारे काम दिखाया आप चेक कर सकते हैं, इसका डेटा भी है और आजकल आरटीआई हमारी सरकार ने तो लाया है, तो अब कोई झूठ नहीं बोलता, कोई कुछ सफाई नहीं दे सकता, जो भी है ओपन बुक है। तो आप आरटीआई में जाके सब चेक कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक फाइल दबा के रखी है, आपको एक्सेस ही नहीं। आप आरटीआई में जाओ, जो चाहिए वो फाइल आपको मिल सकती है आज सरकार की तरफ से। और ये डेटा जो है वो सरकारी डेटा नहीं, आप चेक कर सकते हैं, इतनी एजेंसीज इसमें काम करती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने किया हुआ काम अगर हम अच्छी तरह से लोगों को दे। आपने बाईपोल्स में देखा, बाईपोल्स में कहाँ लहर चली, सारे तो हमारी गठबंधन के ही बाकी दोस्त लोगों ने जीती। लालू जी जीते, कांग्रेस पार्टी जीती, यहाँ सचिन पायलट जी राजस्थान में जीते। चलिए अगला सवाल। नमस्कार, मेरा नाम पंडित राजकुमार शर्मा है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी इस वक्त राष्ट्र का संचालन कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं उपचुनाव में 2 जगह पे कांग्रेस को जीत मिली, अच्छा प्रदर्शन रहा, मगर जिस तरह वो 100 दिनों की अपनी प्रशंसाएं कर रहे हैं, जिस तरह लोग भी देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरह वो आज राष्ट्र की गरिमा को बढ़ा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस और एनसीपी या प्रांतीय पार्टियां जो हैं वो शून्य की तरफ चली जाएंगी? नहीं, मुझे ऐसा शर्मा जी नहीं लगता। एक तो बात आप 100 दिन की जो कर रहे हैं, हर संडे को हम लोग कोई ओपनिंग देखा करते थे, वो किसका काम था? आप थोड़ा सा सोचिए। वो जो पहले रविवार को वो गोवा चले गए, वो गोवा में बड़ा बोट का बड़ा प्रोग्राम हुआ, वो तो यूपीए सरकार का ही काम। तो बोट तो 1 हफ्ते में नहीं बनी। उसके बाद वो कटरा चले गए, वहाँ रेलवे का भी वही हाल था। सोलापुर, दूर की बात क्यों, महाराष्ट्र में उन्होंने वो बड़ा रास्ते का ओपनिंग किया, वो तो शिंदे साहब ने ही तो किया था वो इतना बड़ा काम। तो जो पहले 100 दिन में ओपनिंग किए, उसका तो क्रेडिट आपको यूपीए को देना ही पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि लेकिन आज वो पंतप्रधान है, उनका अधिकार है, मैं मानती हूँ, लोगों का मैंडेट है उसमें। और महाराष्ट्र को सबसे जो मुझे बात याद आती है कि जिस महंगाई के बारे में, याद है आपको भी, वो आंटी जी दिखाई थी, वो रोज टीवी पे आती थी और बोलेगी जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आप सांसद का रिकॉर्ड देखिए,
जब महंगाई पे चर्चा हुई थी तो जेटली जी का भाषण और हमारे वित्त मंत्री का भाषण में क्या अंतर था, आप मुझे बताइए। और सबसे बड़ी चीज़ जेटली जी ने जो उस भाषण में कही, उन्हें कि आप महंगाई की चिंता न करें, 2 साल का अनाज अब हमारे गोदामों में भरा पड़ा है, तो आप चिंता न करें। तो ये तो 100 दिन के अंदर तो 2 साल का आपने खादा पैदा नहीं किया है जी। ये तो यूपीए सरकार का ही काम है सब। अगला इस सवाल। बारे में थोड़ा लार्जर पिक्चर भी सोचना चाहिए सबने। अगला सवाल। मेरा नाम कुमुद संघवी चौरी है जी। मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी आपसे, मैं ये सब जानते हैं, आप कैसे लहर रोक पाते हैं ये तो हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके पास महाराष्ट्र में एनसीपी एक ही पार्टी है जिनके पास शरद पवार के कद का नेता है। इसके बावजूद 15 साल में आप अपना दायरा बढ़ा नहीं पाए हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा ये कि आप आइडियोलॉजी की बात कर रही हैं, तो आपकी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में ऐसा क्या फ़र्क है कि आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं? और दूसरा ये कि इतना आत्मविश्वास अभी आप में क्यों नहीं है कि आप अकेले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दें? हमारा गठबंधन बहुत सालों से चलता आ रहा है और हम वोटों का विभाजन नहीं करना चाहते, इसलिए हम साथ जाना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम साथ जा नहीं सकते। अकेले जाना अगर पड़े तो जिम्मेदारी से ज़रूर जाएंगे, आत्मविश्वास ज़रूर हम में है, लेकिन एरोगेंस नहीं है। इसमें थोड़ा अंतर है कि आप एक रिश्ते में रहना चाहे या तोड़ना चाहे। मैं अकेला रह सकती हूँ, अकेले तो सब रह सकते हैं, लेकिन साथ में रहने में और मजा है। सुप्रिया जी, आपको नहीं लगता कि जनता देख रही है, वो कह रही है 10-12 सीटों के लिए आप एरोगेंस, ये तमाम इस तरह की बातें कर रही हैं 10-12 सीटों के लिए, तो फिर कहां गई वो तमाम बड़ी बड़ी बातें जिसका अब बखान अब तक आप कर रही हैं? उसका एरोगेंस नहीं, हम मेरिट पे मांग कर रहे हैं और हमारा सिर्फ 10-12 सीटों के लिए नहीं, ऐसे है कि हमारे वो इंटरनल इशू है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टेलीविजन के कारण आज इतना सब बढ़ गया है। पहले भी ये चीजें होता करती थी, आप सारे सीनियर लोग हैं, सबको पता है क्या होता था पहले। सुप्रिया जी, एक कंफ्यूजन है जो एक आम आदमी है महाराष्ट्र का, उसके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब या ये रियलिस्टिक में हो रहा है कि ये मिली जुली कुश्तियाँ आप दोनों ने, भाई बहनों ने तय कर लिया है कि एक लगातार अलग लड़ने की बात करेगा और बहन जो है वो हमेशा साथ में लेके चलने की बात करेगी। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी कल ही वो कह रहे थे कि मैं इस मुख्यमंत्री के नीचे काम नहीं करूंगा किसी भी हालत में, ये उनका स्टैंड था। हमें अलग लड़ना चाहिए, लगातार अजीत दादा बोल रहे हैं। और आप जब से कार्यक्रम चल रहा है तब से आप हर चीज में जस्टिफाई कर रही है कि नहीं, हमको साथ जाना चाहिए। क्या ये कंफ्यूजन जनता में बहुत बड़ी ये कंफ्यूजन ही नहीं, ये बताता है कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले में कितने मतभेद हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप जो शीशे से देख रहे हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अब मैं बता दूं, उनका क्या कहना है कि पहली प्रायोरिटी है कि गठबंधन रहे। उन्होंने, दादा ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा है 144 मिलना चाहिए, उन्होंने ऐसा भाषण में कहा है। उसके बाद प्रफुल्ल भाई ने, हमारे यहाँ जो पटेल और पटेल फार्मूला सब दुनिया जानती है, वहाँ से अहमद भाई और यहाँ से प्रफुल्ल भाई, तो ये हमारी पटेल एंड पटेल कंपनी जो डिसाइड करते हैं। तो ऐसा होता है कि नेगोशिएशन में आप जाते हैं, तो 144 का प्रस्ताव हम लेके गए, उन्होंने कहा नहीं होगा, तो बोले हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, आप कितने सीट हमको देंगे। मेरिट पे ये सब चर्चा हो रही है, देख के कि अभी वक्त ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कौन चुन के आए, इसमें हमको दिक्कत है कि नंबर्स के गेम में नहीं अड़कना है कि 144 मतलब 144 ही, ऐसे नहीं। जितने ज़्यादा सीट दोनों मिलके आए उसी के लिए तो लड़ाई हो रही है। जब आप जाते हैं लड़ाई तो जीतने के लिए जाते हैं ना। चलिए, वक्त खत्म हो रहा है शो का, कुछ संक्षिप्त में सवाल ले लेते हैं जल्दी। मेरा नाम वीरेन शाह है, मैं फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेड से जुड़ा हूँ। मेरा, आप बार बार आपने कहा कि मैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स में नहीं मानती, सोनिया गांधी जी का आपने जिक्र किया, तो मैं ये कहता हूँ, आप जो भी बार बार बोलती है, क्या आप रेजोल्यूशन करेंगे आप लोग अंदर अंदर पवार फैमिली कि हमारे यहाँ से कोई भी अगर जीते तो भी सीएम की कुर्सी नहीं लेगा? ऐसा कोई मैनिफेस्टो में आप डालेंगे कि हम डायनेस्टी हम मानते नहीं है, तो ऐसा एक रेजोल्यूशन बनाएंगे? दूसरा मेरा सवाल ये है, किसान के बाद अगर दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा एक वोट बैंक है तो व्यापारियों लोग का वोट बैंक है, लेकिन हमने देखा आपका ऑडियो वीडियो जो भी दिखाया उसमें व्यापारी लोग के लिए आपने कुछ भी नहीं दिखाया। आपने एफडीआई ला दिया छोटे व्यापारियों के ऊपर, बहुत बड़ा नुकसान हो जाने वाला था, व्यापारियों ने प्रोटेस्ट किया, अटकाया। उसके बाद आप एलबीटी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एक टैक्स का बर्डन है
और उसको भी आप हटाने के लिए नहीं कर सकी, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी चाहते हैं कि एक दूसरे का एलबीटी एक दूसरे को ढोगे, और बाद में फाइनली आपने कॉर्पोरेशन के ऊपर डाल दिया। संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा, और भी सवाल मुझे लेने। एलबीटी के विरोध में पवार साहब ने ही बात की थी चीफ मिनिस्टर से सारे व्यापारियों के तरफ से। तो हमारी क्लियर लाइन है कि जहां आपका विरोध हो, और जीएसटी के भी बारे में बहुत सारी चर्चा हुई है, तो एक मॉडल हो जिसमें ज़्यादा पेपर वर्क ना हो और ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि व्यापारी जो अनेक ग्रुप से मैं भी खुद मिल चुकी हूँ कि आप भरना चाहते हैं लेकिन आपको रोज की किचकिच नहीं चाहिए जी। सिंपल ट्रांसपेरेंट चाहिए। आप टैक्स भरने के लिए तैयार है लेकिन सिंपल हो, कोई ब्लैकमेलिंग या कोई तंग करने ना, इतनी ही सिर्फ आपकी मांग है जी। ऑलरेडी हम लोग ने पूना में किया है, जहां हमारी सत्ता है, वहां पूना में जब हुआ था इतना बड़ा एजिटेशन, आप ही के साथ तो पवार साहब खड़े हुए थे और आपकी तरफ से ही पवार साहब मुख्यमंत्री जी को मिलने गए थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुप्रिया जी, ओम प्रकाश तिवारी हूं, दैनिक जागरण से। ये माना जाता है कि शरद पवार जी ने बारामती क्षेत्र में बहुत काम किया है जी। इसके बावजूद 4 लाख का मार्जिन इस बार 70,000 पे आ गया आपके नेतृत्व में, ऐसा क्यों? नहीं, उसकी जिम्मेदारी पवार साहब या कोई नहीं लेता, मैं खुद लेती हूँ क्योंकि मैं कैंडिडेट थी और मैं मित्र पक्षों को भी नहीं बताऊंगी कि आपके कारण हुआ, उसकी पूरी ओनरशिप मैं लेती हूँ। उसके 2 कारण सबसे ज़्यादा है जब आज मैं मुड़ के देखती हूँ। एक तो एक हमारे सरकार के खिलाफ जो एक वातावरण था इस देश में, वो एक बड़ी बात, और हमारे पार्टी में कई कई जगहों में, जैसे 2 मेरे सेक्टर्स हैं, वहाँ हमारे ही झगड़े हो रहे थे, मेरी ही कोई कार्यकर्ताओं के बीच में, उसका बहुत ज़्यादा फटका मुझे लगा और इसलिए बहुत ये इस टाइम कम हुआ। और ऐसा है कि आज आप देख रहे हैं कितने कितने बड़े लोग हारे, जिन्होंने अच्छा काम किया वो भी हारे। तो इसलिए हम लोग भी कभी कभी सोच रहे कि हम, जैसे मैं सोचूं आपको क्या चाहिए, करप्शन चार्जेस वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए, अच्छी छवि का चाहिए, जो काम करे वो सब हमारे में, और कितने ऐसे अच्छे गुण वाले लोग भी इस टाइम इलेक्शन हारे। तो इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम आ गया कि कहाँ हम कम पड़े। जी, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है, एबीपी न्यूज में संवाददाता हूँ जी। मेरा सवाल फार्मर सुसाइड से जुड़ा हुआ है जी। पिछले 1995 से लेकर 2012 तक की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 रहा है, 57,604 ये आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। और दुखद बात तो यह है कि हमारे राज्य के शरद पवार जी कृषि मंत्री थे और उस वक्त आंकड़ा महाराष्ट्र का नंबर 1 रहा फार्मर सुसाइड में। हर वर्ष 3,000 किसान आत्महत्या किए। यह आंकड़े कभी कम होते नजर नहीं आए। अब आगे आप सत्ता में, अब इसके लिए क्या कोई कुछ कर नहीं, ये हमारा बहुत बड़ा एजेंडा था। आपको 2009 का इलेक्शन याद होगा, वहाँ बहुत सारा काम 70,000 करोड़ का हमने लोन वेवर किया था और वहाँ से नंबर्स कम आए, डेटा ही बता रहा है मैं नहीं। मेरा ख्याल है कि ये फार्मर सुसाइड ये एक नंबर्स की बात नहीं है, एक भी हो तो गलत है, और प्रशासन में अगर आप हो तो एक भी गलत चीज़ हो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बहुत सारी कोशिश किए, किसान क्रेडिट कार्ड्स किए हैं। अभी आप देखें कि जो लोन दिए जाते हैं उसका क्रेडिट फैसिलिटी में 0 इंटरेस्ट रेट किया है सिर्फ महाराष्ट्र में, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हमने की है, लेकिन मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। और अगर प्रशासन में अगर हो तो एक भी गलत चीज़ हो तो वो होनी नहीं चाहिए। वो नंबर्स के आंकड़े नहीं, बहुत दुखदायक होता है ये चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया सुले, आप घोषणा पत्र में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो घोषणा पत्र में इसी तरह से खास मेहमानों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।